को पैसे की कमी नहीं है, दूसरी तरफ मोरल वैल्यूज की कैसे तालमेल बिठाओगे, किस तरीके से देखते हैं आज गुरुग्राम की स्थिति को? मैंने जब यहाँ पैसे लगाए थे तब जितने मेरे रिश्तेदार, मेरे माताजी, पिताजी, खैर माताजी तो इतने नहीं, पिताजी, भाई बहन, दोस्त यार सब कहते थे कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, कहाँ जा रहे हो। लेकिन जब 1993 में मैंने अपने यहाँ घर में शिफ्ट किया तो मज़ा आ गया, स्वर्ग था यहाँ पे। दिल्ली से जब मैं गुड़गांव आता था तो एक छोटा सा सकरा सा, ये जो अभी एमजी रोड जो है, बहुत सकरा हुआ करता था और उस पर आने को डर लगता था कि कहीं गाड़ी रुक गई तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। दिल्ली से जब मैं गुड़गांव आता था तो एक छोटा सा सकरा सा, ये जो अभी एमजी रोड जो है, बहुत सकरा हुआ करता था और उस पर आने को डर लगता था कि कहीं गाड़ी रुक गई तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। सड़क अभी बन के 2 महीने भी नहीं हुए कि गड्ढे शुरू हो जाते हैं। तो वो क्यों ऐसा होता है? उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। इनका ना खान पान ठीक होगा, ना रहन सहन ठीक होगी, ना इनके सोच ठीक होगी। ये जो भी देखेंगे, जो भी करेंगे। 1980 के दशक में गुरुग्राम और आज जो मैं बात करूंगा गगनचुंबी इमारतों वाला गुरुग्राम, कैसा उसका सफर रहा है और आज के पड़ाव में गुरुग्राम की हालत, जो विकसित गुरुग्राम है कैसी बन चुकी है, परंतु जो उसके हालात हैं बद से बदतर हो रहे हैं या स्टेबल खड़े हैं या किस लेवल पर, आज उसी विषय पे सार्थक चर्चा करने के लिए मैं अपने साथ यहाँ पर गुरुग्राम को करीब से देखा है, बचपन से जवान होते हुए देखा है, हमारे साथ विष्णु भार्गव जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मोहित शर्मा और आप देख रहे हैं गुरुग्राम ब्रेकिंग न्यूज। विष्णु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। मोहित जी, आपको और गुरुग्राम ब्रेकिंग न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा राम राम। जी विष्णु जी, गुरुग्राम के विषय में चर्चा करने आए हूँ। 82 से करीब आप गुरुग्राम से कनेक्टेड हो, कैसे सफर आपने तो बिल्कुल वो देखा है जिस एरिया में हम लोग अभी रह रहे हैं, गगनचुंबी इमारतें हैं, बड़े बड़े हाई प्रोफाइल लोग रह रहे हैं, रॉयल शहर बन चुका है, सबसे महंगे फ्लैट्स यहाँ पर बिक रहे हैं। कैसा सफर आप देखते हो, कैसा था गुड़गांव और क्यों इस हालत का जिम्मेदार हो गया? एक तरफ तो पैसे की कमी नहीं है, दूसरी तरफ मोरल वैल्यूज की कैसे तालमेल बिठाओगे, किस तरीके से देखते हैं आज गुरुग्राम की स्थिति को? आपकी नजर में कैसे है और पहले का गुरुग्राम कैसा था? मोहित जी, आपसे मिलके तो ये लग रहा है कि आज मेरा एग्जामिनेशन हो रहा है। आशा है कि मैं इस एग्जामिनेशन में अच्छी तरह से पास होऊंगा। देखिए, मेरा जन्म 1948 में बम्बई में हुआ। मैं बम्बई निवासी हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन वहाँ से किया, उसके बाद कलकत्ता गया, वहाँ से एमबीए किया और 1973 में मैं दिल्ली आ गया था। जब मैं 34 साल का हुआ तो सोचा कि अपना घर होना चाहिए, तो डीएलएफ का यहाँ प्रोजेक्ट आया था, तो मैंने आके यहाँ पे 1982 में पैसे देने शुरू किए और 1989 में जाके उन्होंने घर मुझे दिया। मैंने जब यहाँ पैसे लगाए थे तब जितने मेरे रिश्तेदार, मेरे माताजी, पिताजी, खैर माताजी तो इतने नहीं, पिताजी, भाई बहन, दोस्त यार सब कहते थे कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, कहाँ जा रहे हो। लेकिन जब 1993 में मैंने अपने यहाँ घर में शिफ्ट किया तो मज़ा आ गया, स्वर्ग था यहाँ पे। बिल्कुल खाली खाली, सुबह सुबह इतनी बढ़िया हवा होती थी। हमारे घर में जो केवल ग्राउंड फ्लोर का था उसमें बादल आते थे, डीएलएफ से जो पानी आया करता था एकदम तेज, जैसे किसी गाड़ी को साफ करने के लिए हो। सब कुछ इतना बढ़िया होता था। हम रात को यहाँ घूमने जाते थे, सांप दिखाई देते थे, सब होता था, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक आध बार घर में भी सांप आया, लेकिन इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। हाँ, एक प्रॉब्लम जो सब में बड़ी थी वो ये थी कि यहाँ सेफ्टी नहीं थी उस समय, लेकिन फिर भी हम लोग घुमा करते थे। दिल्ली से जब मैं गुड़गांव आता था तो एक छोटा सा सकरा सा, ये जो अभी एमजी रोड जो है, बहुत सकरा हुआ करता था
और उस पे आने को डर लगता था कि कहीं गाड़ी रुक गई तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, चोरी हो जाएगी, आपको मार दिया जाएगा, पीट दिया जाएगा। लेकिन भगवान की दया से जब मैं यहाँ पे शिफ्ट किया, हर चीज़ बदलने लगी। पहले तो बहुत अच्छा लगा कि कुछ और लोग आ रहे हैं, कुछ यहाँ लोग बस रहे हैं। लेकिन धीरे, धीरे, धीरे 2002 तक आते-आते यहाँ पे कंक्रीट जंगल बनने शुरू हो गए। ऐसा लगा कि यहाँ फिर वही अनप्लान्ड ग्रोथ हो गई है। उस ग्रोथ में कहते तो सब थे कि हाँ, ये एक बहुत बढ़िया सिटी बनेगी, यहाँ स्वर्गलोक के जैसा आपको लगेगा, लेकिन चीज़ें उल्टी होने लग गईं। प्लानिंग सही नहीं हुई, गवर्नमेंट ने जो वायदे किए थे, वो काफ़ी वायदे नहीं किए। अंधाधुंधी घर बनने लगे, लोग बाग एक-एक घर में बड़े-बड़े, छोटे-छोटे प्लॉट में खूब सारे लोग रहने लगे। बाकी चीज़ों की सुविधाएँ नहीं हुई, इलेक्ट्रिसिटी की नहीं हुई, सफाई की नहीं हुई, रास्ते नहीं बने इतने बढ़िया, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ती गई, घर बढ़ते गए। अब इसके लिए घर बनाने के लिए और सैंक्शन करने के लिए तो गवर्नमेंट जिम्मेदार है। और यहाँ मैं सबसे ज़्यादा सबसे पहले गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगा कि जो एमसीजी से इस एरिया और कोई भी एरिया का इंचार्ज है और उसके एरिया में अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो सबसे पहले एक्शन उसके उसके अगेंस्ट होना चाहिए या उसके बॉसेस के अगेंस्ट, ना कि जब घर बन गया कोई आ गया उसमें तो बोलो इसको तोड़ दो। ये जी, बिल्कुल नहीं होना जी, चाहिए। बिल्कुल। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये होगा तो कल फिर आएँगे, फिर वो आएँगे, अपना सेटिंग करेंगे, अपनी सब चीज़ें लेंगे, लोगों से अक्सर रिश्वत होता है लेंगे। ज़िम्मेदारी और जवाबदेही का बहुत बड़ा यहाँ पर गैप है, क्योंकि अफ़सर तो जब पास कर देते हैं, बाद में फिर मकान तोड़े जाते हैं। अवैध अतिक्रमण पे कितना बड़ी अब कार्रवाई हो रही है, परंतु जिन्होंने वो डेवलप किया, जिनके शासनकाल में, वहाँ पर बहुत कुछ ये तो इसमें। मेरा पूरा मानना है, क्योंकि इसी तरह जब सड़क बनती है, तो सड़क के लिए हर ऑर्गेनाइज़ेशन में जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो उसमें इंचार्ज होते हैं। अब वो सड़क अभी बन के 2 महीने भी नहीं हुए कि गड्ढे शुरू हो जाते हैं। तो वो क्यों ऐसा होता है? उनके अगेंस्ट एक्शन लेना चाहिए। लेकिन हर गवर्नमेंट, सक्सेसिव गवर्नमेंट उनके अगेंस्ट तो एक्शन नहीं लेती, कहती है हम कॉन्ट्रैक्टर के अगेंस्ट। अब कॉन्ट्रैक्टर बेचारा क्या करे, उसको हर जगह पे पैसे देने पड़ते हैं। अपना जी, पैसे लेने जाए तो पैसे जी। देने पड़ते हैं, कुछ और काम करने जाए तो पैसे, तो वो भी करता है और उसको भी कमाना होता है। तो ये तो मिली-जुली भगत जो है। अब इसके बाद मैं आता हूँ, ये तो गवर्नमेंट की बात हो गई। अब हर चीज़ के लिए गवर्नमेंट को दोष देना सही नहीं है। आज की तारीख में सफाई सफाई रखना एक इंडिविजुअल का काम है। जी, जी। अब सफाई का मतलब ये नहीं कि घर का कूड़ा कचरा, लेकिन आजकल की चीज़ें, जितनी चीज़ें मिलती हैं वो सब प्लास्टिक में मिलती हैं। प्लास्टिक के कवर होते हैं, एल्यूमीनियम के कवर होते हैं, लोग बागों ने लिया, अपने चिप्स लिए और उसका जो वो है उसको लेके फेंक दिया। अब ऐसी तरह की इतनी सारी चीज़ें जो जमा होने लगती हैं। हर जो रास्ते पे आपने पानी ले जाने के लिए नालियाँ बनाई हुई हैं, उसमें ये सब जमा होने लगता है और धीरे-धीरे तो इसलिए फिर बाढ़ आती है। इसके लिए फिर गंदगी पैदा होती है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, ये हर जो यहाँ पे लोकल लोग रह रहे हैं, पढ़े लिखे हैं सब कोई, लेकिन ये चीज़ जो होनी चाहिए उनके अंदर, एक मेरे को ये ज़रूर है कि जब से मोदी जी ने सफाई अभियान चलाया, बच्चे लोग, मेरे वहाँ पे भी मेरे बच्चे भी कहते हैं गाड़ी में जाते समय कि पापा इसको, बाबा इसको बाहर नहीं फेंको, पापा इसको बाहर नहीं फेंको। तो इसी तरह काफ़ी लोग हैं जिनको समझ में आता है, लेकिन अभी भी कई लोग जो हैं, जिनको लगता है माइट इज़ द राइट, तो वो अपना कुछ भी करते हैं, कहीं पे भी गाड़ी रोक दी, बोले ये तो मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, जाना है तो जाओ। वो कूड़ा कहीं न कहीं सीवर तो में और वो उसमें तो जाता है, उसके बिल्कुल। अंदर पूरा और जाके यही फँसता है। वजह है शायद जल भराव में इतनी सफाई होने के बावजूद भी वो नहीं होती है। एक तो ओवर पॉपुलेशन हो गई, जितनी की व्यवस्था नहीं थी, उससे ज़्यादा लोग आ गए। यहीं पे फिर गवर्नमेंट का आया कि जब इन्होंने सैंक्शन किया, ना रास्ते बनाए, ना पानी का बंदोबस्त किया, ना इलेक्ट्रिसिटी का बंदोबस्त किया, ना दूसरी जन सुविधाओं का बंदोबस्त किया। अब ये सब नहीं होने के कारण, जब मैं बात तो नहीं करना चाहता लेकिन कहूँगा ज़रूर, कि कचरा फेंकने के लिए भी हर कॉलोनी में एक डेज़िग्नेटेड स्पेस होना चाहिए, जहाँ पे कि सब लोग, जैसे बाहर फॉरेन कंट्रीज़ में होता है, और वहीं से म्युनिसिपैलिटी की गाड़ियाँ आती हैं, वो उठा के ले जाती हैं। जी। और वहाँ पे तो बहुत क्लियर सिस्टम है कि आप
गीला कचरा इसमें, सूखा कचरा इसमें। यहाँ तो कोई भी कहीं पे भी फेंक के चले जाता है। जी। तो ये सब चीज़ें मिल के होती हैं, गवर्नमेंट एज़ वेल एज़ द इंडिविजुअल्स। अभी जो आज का सीन जिस तरीके से गुड़गाँव बढ़ भी रहा है, एक तरह तो विकसित हो रहा है, कितना दोषी आम जन को तो आपने अभी बात कही, सरकार भी दोषी है, आम जन भी अपनी ज़िम्मेवारी नहीं वो करता। तो और क्या आप सोचते हैं, क्या सुझाव आपकी नज़र में, जैसे आपने बड़े करीब से देखा है, आपने सुंदर गुरुग्राम को में आप बसे थे आके, परंतु अब कहीं न कहीं बच्चों की स्टडी को लेके मोरल वैल्यूज़ पे उस पे भी फ़र्क पड़ रहा है। क्या सुझाव देना चाहेंगे जो पेरेंट्स यंग है, बाहर का यूथ आ रहा है, वो मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों रुपए के पैकेज ले रहा है, परंतु मोरल वैल्यूज़ और जो चीज़ें चाह रहे हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। आप क्या कहेंगे? आपकी नज़र में क्या कहेंगे? देखिए, इसको कलयुग कहते हैं। कलयुग में चीज़ें तो होंगी, आप कितना भी रोकिए वो उस तरह की चीज़ें होंगी। आजकल के माँ-बाप केवल पैसे के लिए, क्योंकि उनको कमाई इतनी करनी है कि वो सोचते हैं हम अपने बच्चों को सब सुख दे सकें, तो उसके लिए वो भागा-दौड़ी करते हैं। हाँ, कि हालाँकि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनका कमाई के अलावा कुछ और भी चीज़ें होती हैं, लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स अपने बच्चों की अच्छाई के लिए सोचते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कमा लें। अब उस होड़ में वो अपने बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाते। बच्चे अकेले रहते हैं, या कोई आया के सहारे, या किसी नौकर के सहारे, या चाचा कोई भी है जो ऐसे ही हैं उनके सहारे रहते हैं। अब इन बच्चों में जो गुण जो पहले हमें सिखाए गए, अगर वो नहीं सिखाएँगे, तो ये इनका ना खान-पान ठीक होगा, ना रहन-सहन ठीक होगी, ना इनके सोच ठीक होगी। ये जो भी देखेंगे, जो भी करेंगे, और ज़्यादातर फिर जब स्कूल में जाते हैं, तो जितना बड़ा स्कूल उसमें उतने बड़े ही घर के बच्चे, और उनमें उतने ही ज़्यादा ऐब। तो वो जो ऐब होते हैं वो वहाँ से लेके घर में आते हैं। अगर आप उन्हें रोको, आपके घर में आप बोलो कि टीवी नहीं देखोगे, तो उनको लगता है मेरे माँ-बाप तो मेरे दुश्मन हैं, क्योंकि वो सब बाकी सब तो टीवी देख रहे हैं, बाकी सब तो ये कर रहे हैं, बाकी सब तो वहाँ खाना खाने जाते हैं, मेरे को नहीं लेके जाते, मेरे को कुछ नहीं करते। तो वो उनके अंदर दूसरी तरह की एक भावना जागृत होती है, जो आपसे हिट करने लगती है, और वो खराब है। तो इसके लिए माँ-बाप को एक चीज़ तो ये है कि अपने बच्चों पे ध्यान दें, कम से कम दिन में। और जो मैंने बचपन मेरे जब बच्चे हुए थे, मेरे घर में एक रूल था कि सब साथ में बैठ के एक समय का खाना खाएँगे। तो वो साथ में रात का खाना हम खाते ही, क्योंकि दिन में सब इधर होते थे। तो रात का खाना खा के, क्योंकि डाइनिंग टेबल पे ही जब आप बैठोगे, तो एक साथ में बातें करोगे और खाना खाओगे, उस समय कोई कुछ नहीं। लेकिन अब तो डाइनिंग टेबल पे भी बैठे हैं, तो व्हाट्सएप लेके बैठे हैं। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अब मेरी उम्र तो 79 साल की हो रही है। आप नहीं लगते दर्शकों को थोड़ा-सा आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से आप उनको बताएँ? नहीं, यही यही मैं बताना चाह रहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पूरे काम करने के बाद, रिटायरमेंट के बाद, जो मैंने 2011 में ले लिया था, संगीत को अपना, बचपन से ही था मेरा संगीत में शौक, लेकिन अब इतने साल से मैं गाने गाता हूँ, बॉलीवुड के भजन भी गाता हूँ, गज़ल भी गाता हूँ, हर चीज़ गाता हूँ, और अपनी गायकी को बढ़ावा दे रहा हूँ। और मेरा एक ग्रुप है स्वराग्नि, जिसमें काफ़ी सिंगर हैं, वो सब आके मिलते हैं। मेरे घर में मेरी वाइफ़ गाती है, मेरा बेटा गाता है, अब मेरी ग्रैंड डॉटर भी गाने लगी है, जो कि अब 16 साल की हो जाएगी। तो हर एक से जो बुजुर्ग हैं वो ये ना कहें कि भाई मेरे पास कुछ ना करने को। अपनी कोई भी एक चीज़ को आप लेके, जिसमें आपकी पहले रुचि थी, उसको आप बढ़ावा दीजिए। अगर आप एजुकेशन में रहें तो लोगों को बच्चों को सिखाइए। अगर आप स्पोर्ट्स में रहें तो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दीजिए। अगर आपका मैकेनिकल बैकग्राउंड है तो मैकेनिक, उसके बारे में अलग अलग चीज़ें जो भी हैं आप करते रहिए। संगीत में प्रेम है, नाचने का है, तो आप वो करते रहिए। तो आप खुश रहेंगे, बच्चों को भी खुश रखेंगे, और हर घर खुशहाल होगा। ये मेरा मानना है। तो अपना एक शौक जो है उसको ज़रूर बरकरार रखिए, और जिस फ़ील्ड में आप स्पेशल आपने माहिरता हासिल की हुई है, उसको आप ज़रूर अपने पैशन को बनाए रखें, चाहे उम्र के किसी भी पड़ाव में हो। ये थे पूरे राज जो आज भार्गव जी ने हमारी वीडियो पे, हमारे चैनल में आकर हमसे रूबरू भी हुए, तो ये बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर मैं आपके कुशल स्वास्थ्य की और उसकी वो भी करता हूँ, और आपसे बहुत चीज़ें सीख के भी जा रहा हूँ, और वीडियो में भी जो लोग देख रहे हैं उससे आप ज़रूर मार्गदर्शन लेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, फिर से राम राम। आप